Okay, so till 6.9 तो स्टार्टिंग से हमने देखा था कि समतामूलक शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बारे में हमने जाना था। भारतीय शिक्षा प्रणाली और सरकारी नीतियों की वजह से विद्यालयीन शिक्षा में क्या-क्या बदलाव ला सकते हैं और क्या-क्या प्रयास किए जाते हैं, इनके बारे में हमने जाना था। कुछ समूह के बारे में बात की थी कि कुछ समूह के बारे में चर्चा की थी कि अब तक वो सारे शिक्षा से कैसे वंचित रहे हैं। काफ़ी बच्चों को बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है और उसके बाद इन सब के लिए कुछ कार्यक्रम है, कुछ नई नीति है जो शुरू करने के प्रयास भी किए जाएँगे। बच्चों को शिक्षा का समान अवसर भी प्रदान किया जाएगा। कुछ नए तंत्र, नई सामग्री, नई उपाय योजना इन सबको ध्यान में रखते हुए सतत प्रयास किए जाएँगे। देन उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता-पिता को बच्चों को प्रोत्साहित करना पड़ता है। तो उसके लिए जैसे नई साइकिल और इस तरीके के कुछ उदाहरण उन्होंने बताए थे। देन दिव्यांग बच्चे जो है उनको और जो मतलब दिव्यांग बच्चे जो है उनके लिए जो शिक्षक है मतलब उनको सपोर्ट करना है, उन शिक्षकों को तैयार किया जाएगा और तो बच्चे जो है मतलब वो अब में जैसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस बारे में वहाँ तक चर्चा की थी। देन कुछ जगह पे उन्होंने महिलाओं को कितनी मुश्किल कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या ज़्यादा है महिलाओं की संख्या ही ज़्यादा है जिनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसा भी उसमें बताया था। देन लास्ट में हमने देखा था कि हाँ, इन सब नीतियाँ और ये सारी योजनाएँ जो उन्होंने बताई है, तो इनके लिए सबको मिलके काम करना होगा और एक निर्धारित लक्ष्य केंद्रित करना होगा ताकि इन सबको इन सब मतलब ये जो सारा सोच रहे हैं, उन सबको सफल किया जाए। बस यहाँ तक हमने देखा था। सर कुछ ऐड करना है? No, I think that covers most of it. And if anyone wants to look at the details, तो वो कल का सेशन YouTube पे देख ले सकते हैं. Yes. Okay. तो So 6.9? 6.9, yes. तो 6.9 में ये बताया कि जो विद्यार्थियों को विद्यालय आने जाने के लिए जो तकलीफ होती है, जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे जहाँ छात्रों को रहने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और खास तरीके से लड़कियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा और सबको उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, कहीं कोई कमी ना हो, इसलिए भी केंद्रीय विद्यालय जवाहर विद्यालय खोले जाएंगे और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाएंगे कि सबको सभी तरह की शिक्षा का सभी को सभी तरह की शिक्षा मिले। Okay. Then 6.10 ECCE में दिव्यांग बच्चों को शामिल करना और उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना इस नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसमें दिव्यांग बच्चों को उच्चतर शिक्षा के लिए सक्षम बनाया जाएगा और इन सब पे काम कैसे करें और इसे कैसे आगे बढ़ाए, इसके लिए कुछ विशेषज्ञ संस्थाओं के साथ चर्चा भी की जाएगी और उनके साथ बैठ के परामर्श किया जाएगा। I think this is also pretty straightforward. तो वो सारे gaps close करने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक होते आ रहा था कि in the first case in 6.9 जो पहले preschools were recognized as were not recognized by the board, so they were run like a business कि उनको भी preschool को अगर run करना है and उसकी फीस वगैरह लेनी है तो उसके लिए आपको GST वगैरह ये सब करना पड़ता है, मतलब it is basically a business.
तो वो अभी चेंज हो जाएगा. नाउ प्री स्कूल ऑल्सो विल बिकम अ पार्ट ऑफ स्कूल. सो वन एग्जाम्पल हियर इज के जो केंद्रीय विद्यालय में जो वो लोग प्री स्कूल का ऐड करने वाले हैं, सो दैट इज वन एग्जाम्पल. And the other one here, it is about disabilities. So again, closing the gap with disabilities के हाँ, तो प्री स्कूल का ये है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस है. तो हियर ऑल्सो इफ यू कैन सी, just a second. All right. So in this case also, if you can see, okay, they are encouraging the closing of gap between disabled children with disabilities and the children who don't have disabilities, including at a preschool level. Yeah, 6.11 is a long point. Okay, you can continue. ओके 6.11 तो 6.11 में बताया कि दिव्यांग बच्चों के लिए जो भी विद्यालय और विद्यालय के परिसर को ध्यान में रखकर सही शिक्षकों को भी चुना जाएगा और जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर संसाधन केंद्र भी रहेगा. फिर इन बच्चों को कैसे सिखाएंगे, ये भी एक सवाल था. तो इसमें भी उन्होंने कई तरह की सामग्री उपकरण जैसे बड़े प्रिंट ब्रेल लिपि जो होती है, इससे जुड़ी कुछ पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध की जाएगी, ऐसा बोला है. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा. जैसे हमको पता है कि दिव्यांग बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, तो ब्रेल लिपि जो होती है तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो सही शिक्षक का भी होना जरूरी होता है. तो वो शिक्षक भी ट्रेन्ड शिक्षक चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी आया और किसने भी सिखा दिया. तो उन्होंने बताया कि जो भी उनको सिखाएगा तो वो भी मतलब वो भी ट्रेन टीचर चाहिए कि उसको भी पता हो कि इन सब बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे सिखाना है, चाहे वो पुस्तकों के माध्यम से हो या चाहे वो ऐसा ही कुछ उसमें बताया है. ओके, सो इसमें जो गैप का एक तरीका है, एक सिनेरियो है, वो ये भी है कि अब तक ऐसे नोटिस करते आ रहे थे कि देयर यूज्ड टू बी स्पेशल बुक्स फॉर special schools for blind children and special schools for children without any disabilities, without any recognized disabilities at least. तो अब ऐसा मतलब उनकी कोशिश ये है कि सेम स्कूल में ये गैप कैसे क्लोज किया जाए. तो उसके वजह से टीचर्स को भी जो रिक्रूट करते हैं, रिक्रूट करने के बाद में उनको ये क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ेगी कि दे आर इक्विप्ड टू डील विद दीज चिल्ड्रन एंड देयर रिदम ऑफ लर्निंग, देयर वे ऑफ लर्निंग. सो उनका मटेरियल यूज करते आना, उनकी टेक्स्ट बुक्स यूज करते आना, लर्निंग ब्रेल. आप खुद अगर ब्रेल पढ़ सकते हैं तो आप ब्रेल ये कर सकते हैं, व्हाट डू यू से, टीच कर सकते हैं. सो थिंग्स लाइक दैट. Okay, sorry, Deepika ma'am. Deepika ma'am, please continue. Yes, thank you, ma'am. So should I continue from 6.11, sir? Yeah, if you want to add to it, you can add and then move on. Okay, sir. So in this point, they have said that the resources will be provided for the integration of the children with disabilities, in which special teachers will be hired as well as the resources centers will be established for them. So schools and schools complexes will work for providing the accommodations to the children with disabilities, so that there is a participation of every child in the classroom. For example, textbooks will be designed in such format so that there will be a use of large print and braille system.
the system in which there is a use of dots which will be on the higher level of the paper, so that the blind children can read by touching that page. And additionally, focus will be given on children's safety and security. ठीक है, तो आई थिंक दिस वी हैव कवर्ड इन अ जिस्ट. तो Deepika ma'am, you have to ensure कि we try to summarize these points because इसके ऊपर जो discussion है वो अगर किसी को questions है तो they'll obviously come up with it. Otherwise, these points we can go through according to our understanding because some of them are repetitive. Yes, sir. तो वही है कि वो मटेरियल सबको एक्सेसिबल रहना चाहिए, सब लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाउ दिस वर्क्स. लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेल की आप लोगों के पास में भी बुक्स वगैरह है. सो द टीचर्स शुड बी ट्रेन्ड इन यूजिंग ब्रेल एंड दिस विल बी डन थ्रू प्रोग्राम्स विद इन द स्कूल एंड थ्रू वेरियस सेंटर्स. तो जैसे अलग से कुछ सेंटर्स भी रहेंगे ट्रेनिंग वगैरह के लिए जहाँ से ये कोर्सेज होंगे ब्रेल के, एंड एट द सेम टाइम स्कूल के अंदर भी ये प्रोग्राम्स शुरू रहेंगे थ्रू CBSE, थ्रू NCERT एंड सो ऑन. एंड यहाँ वापस स्कूल कॉम्प्लेक्सेस का जिक्र किया गया है. तो जो पिछली बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वेरियस लेवल्स, अगर कहीं प्राथमिक शाला है, कहीं सिर्फ सीनियर्स की है, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये सब मिला के जो कॉम्प्लेक्सेस तैयार होंगे तो उसी में डिसेबिलिटी स्कूल्स वगैरह भी रहेगी एंड द टीचर्स आल्सो विल बी ट्रेन्ड अकॉर्डिंग टू दैट टू. Okay, we can move ahead with the next point. Yes, 6.12. इस पॉइंट में ये बताया गया है कि स्कूल उनको टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी और जो बच्चे कैपेबल नहीं है स्कूल जाने के या फिर जो बच्चे का नहीं होता है तो उनको होम स्कूलिंग सिस्टम ऑप्शन विल बी गिवन टू देम एंड उनको पढ़ाया जाएगा उस तरीके से, टीचर्स को भी ट्रेन किया जाएगा और जो वो सब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उनकी बच्चों की पढ़ाई, वो बच्चों की पढ़ाई. और टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी इंफॉर्मेशन है, ओरिएंटेशन विल बी डन फॉर द पेरेंट्स और केयर गिवर्स टू इंश्योर दैट दे आर एक्टिवली सपोर्ट द चिल्ड्रंस लर्निंग नीड्स. उनको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा कि जैसे आजकल टेक्नोलॉजी बेस्ड है या फिर जो बच्चे नहीं पढ़ पाते तो उनको किस तरह से पढ़ाया जाए या फिर होम स्कूलिंग वगैरह, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस. सो हम लोग जो हर साल करते हैं कि वी डू अ लिटिल बिट ऑफ हैंड होल्डिंग विद द पेरेंट्स, के पेरेंट्स को अगर कुछ बातें नहीं समझ में आती है, हम लोग स्कूल में किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, किन चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं, वो सब अगर नहीं समझ में आता है तो देन वी हैव अ लॉट ऑफ पेरेंटिंग सेशंस. हम लोग काफ़ी ट्रेनिंग्स वगैरह अरेंज करते हैं, ओरिएंटेशन अरेंज करते हैं. तो उसी तरह से इवन द पेरेंट्स ऑफ दीज स्कूल्स विल बी trained to use these technological solutions and the rest is the same as above. एक ये है कि होम बेस्ड स्कूलिंग को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है एंड प्रमोट भी किया है कि if this is necessary this will be encouraged. Okay, should we move on, sir? Yes. Ahead. ओके, 6.13 उसमें उन्होंने ये बताया है कि काफी क्लासरूम्स होते हैं जहाँ पे बच्चों को कंटिन्यूस सपोर्ट लगता है, वो उतने कैपेबल नहीं होते हैं कि वो खुद से कुछ कर पाए या फिर उन्हें कंटिन्यूस किसी गाइडर की नीड रहती है ताकि वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सके. तो इसलिए उन्होंने टीचर्स को पूरा गाइड करने का बोला है जिसमें उनको एक्सप्लेन किया जाएगा कि बच्चों को किस तरीके से कराना है और जो बच्चे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज है उनको अपने उनके लॉस से कैसे बचाना है. और परक विल फॉर्मुलेट गाइडलाइंस एंड टूल्स फॉर कंडक्टिंग द असेसमेंट्स एंड कंडक्टिंग द असेसमेंट्स एंड सर्टिफिकेशन. तो उस गाइडलाइंस के हिसाब से वो पूरा बनाया जाएगा जिससे कि बच्चे का प्रोग्रेस देखा जाएगा
ना कि वो सिर्फ पेपर में जो लिख रहा है उसके बेस पे ही जज किया जाएगा उसे। ओके तो ये वो रिकग्निशन की बात कर रहे हैं कि पहले जो हम लोग यही सोचते हैं कि बस एग्जाम पास करना और एग्जाम में मार्क्स लाना, दैट इज द क्वालिफिकेशन, दैट इज द क्राइटेरिया। तो दिस इज नो मोर द केस। एंड सेकेंडली, यहाँ जो लर्निंग डिसेबिलिटीज वगैरह की बात चल रही है, उनका यही बोलना है कि ये जल्दी से जल्दी रिकग्नाइज हो जानी चाहिए। नहीं तो काफी बार ऐसा होता है, स्पेशली इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑल, टीचर बस यही जोन में रहता है कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है, इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इनको कुछ अटेंशन दे ही नहीं सकते वगैरह ऐसा वैसा। सो this has to change, and not just in government schools, in private schools also. Private schools में भी ये बहुत ज्यादा चलता है कि ध्यान सिर्फ उन पर ही दिया जाता है कि जो मार्क्स ज्यादा लाते हैं एंड सो ऑन। तो ये चेंज करके हर बच्चे को, हर इंडिविजुअल को पहचानना, एंड उसी के साथ साथ जो जिनको थोड़ी सी लर्निंग डिसेबिलिटीज वगैरह है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, इनको बहुत अर्ली एज में रिकग्नाइज करना, इसके लिए टीचर्स को उतना अवेयर रहना और टीचर्स को उतना ऑब्जर्व करते आना चाहिए। तो ऑल दिस ट्रेनिंग विल आल्सो बी गिवन थ्रू वेरियस सिस्टम्स। Parak, is it a certification agency? Parak Parak formula is, guidelines. हाँ, so like a lot of these what do you call them, anagrams, no, not anagrams, acronyms. So like a lot of these acronyms, जैसे सरल वगैरह हो गया, उसी तरह से परख भी है, जैसे दीक्षा भी था, दीक्षा भी है। तो परख is also a learning system. I'll try to give you the full form. Earlier we had read it. Its Yes. full form is performance analysis assessment. P stands for performance, and assessment. Then R is for review. So this is this will be used to check the holistic development of the student. Analysis of knowledge for holistic development. Analysis, yeah. Performance assessment review, then another analysis and for analysis of knowledge analysis for holistic development. holistic development, correct. Okay. Okay, 6.14 उसमें उन्होंने ये बोला है कि टीचर्स और एजुकेटर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी which will be based on the knowledge and awareness about teaching. अब मतलब उनको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। सर एक्चुअली इसमें मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि अवेयरनेस अबाउट व्हाट। So specific disabilities, including learning disabilities. So specific disabilities may you have things like ADHD, that is attention deficit hyperactive disorder. You have ADD, that is attention deficit disorder. You have hand and head coordination, ऐसा कुछ तो भी होता है, hand brain coordination. तो उसमें काफी बार ऐसा होता है कि you want to write something else and you are thinking something else, तो वो कुछ और ही निकलता है। एक ये है। फिर then you have things like dyslexia, जिसमें रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, डिस्कैल्सिया जिसमें नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में इश्यूज होते हैं, then you have things like Tourette's syndrome. Tourette's syndrome में आपके ब्रेन में बेसिकली ऐसे सिग्नल्स के फटाके फूटते हैं, so it's you cannot perform actions normally, like आप चल रहे हो and suddenly your hand will start moving in a different way, it will start jerking, it will start it will be like a part of your body is having fits, the rest of it is normal, but a part of it is having fits.
नेक सडनली ऐसे जर्क होने लगता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर लाइक, देन ऑटिज्म हो गया. तो ऐसे बहुत सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज है. ब्रेन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड नॉर्मल लोग निकलना इज abnormal actually. It's very rare that somebody has no disabilities. Depression hota hai, anxiety disorder hota hai. There are so many of them, and as I said, it is very difficult to find people who are like absolutely normal, who have no symptoms of anything today, especially today. So ये सब चीजें समझना. Then yesterday what we discussed about transgenderism, जिसमें we talked about gender dysphoria. Gender dysphoria मतलब your brain just does not recognize your biological gender. Okay, you can be a woman who completely feels like a man inside, in the brain, does not recognize with any of your attributes. And it can be the other way around. It can be a man who does not identify at all with a woman's, with a man's body. So इसलिए the brain is developed more like a woman. So in this case also, this causes gender dysphoria. उसकी वजह से you start developing depression, you start developing anxiety. Some people start torturing their body through various means. And ये सब चीजें नहीं होगी अगर इसका कम से कम recognition तो भी मिले. At least if people recognize के हाँ, there is something called depression, there is something called dyslexia. तो ये recognition भी अगर मिलना शुरू कर दिया तो इससे बहुत फर्क पड़ता है. Right now the problem is के nobody recognizes the problem, and since the problem is not recognized, people turn it into a joke basically. If somebody has depression, तो they'll say कि अरे क्या रोतलू है, बस रोते ही रहता है. या फिर if somebody has dyslexia, तो they'll say कि this person is a failure क्योंकि इसे कुछ पढ़ना ही नहीं आता है. Things like that. So ये सब चीजों के बारे में अगर थोड़ा बहुत knowledge रहे, at least enough to recognize these things, at least enough to know कि this is possible, तो भी एक बहुत बड़ा push मिलता है ये सब चीजों के लिए. And yes, then there can be a lot of counseling. A person who has ADD can be counseled in such a way कि उन्हें they will be able to handle learning normally. A person who has gender dysphoria can either be taught to accept what has been given by God, or if they want to transition, if they want to take it's called HRT, hormone replacement therapy. तो अगर उनको वो करना है तो उसके लिए काउंसलिंग करो, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ. एंड is it enough, is it worth it to take that risk with your body, because उसके भी काफी medical complications आते हैं, like blood clots वगैरह generate होते हैं. So these kind of things. तो ये सब चीजों के बारे में अगर टीचर्स अवेयर है तो वो बच्चों के साथ में ये सब चीजों पे बात कर सकते हैं. तो then they are at least ready to listen if a child is facing a problem. नहीं तो वही रहेगा जो इतने सालों से चलते आ रहा है कि the person who has ADD will basically be labeled as naughty, कि ये बस शरारती है, इसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो this makes a lot of difference. Yes, does anyone want to ask anything else or add to this? I think there was a movie also in which this was there, no? That huck kind of thing that child used to keep doing all the time.
I think I Tare cannot- Zameen Par. Yeah, Tare Zameen Par was very much there, and there was a recent movie also in which the child used to go on to it. What was it? One Little Finger. We had shown it in I school. think it was Hitchki also. The teacher is Acha. having problem, Hmm. not the student. Yeah, and there is one more in which the student keeps on doing hug, hug. He goes on getting jerks and says hug, hug. At time. I don't remember. I'm very bad at remembering movies. So one movie though we had shown in the school itself. We had shown it to the children of now grade 7. They were previously in grade 7 and grade 6. So we had shown it last year. It is called One Little Finger. So One Little Finger is is what you would call an Anglo-Indian movie. An Anglo-Indian movie is a movie that is based in India, that is based, that has the basis of all our native culture and language and all that. But the language is English. तो dialogues जितने भी है वो English में बोले जाएंगे, मगर जो acting है, जो set है, जो story line है, everything is based in India. So it is about special education, and the whole movie is based on the sensitization of this. But gender sensitization is a little different. So gender sensitization is related to the transgenderism that I spoke about. Then जो sexism होता है, sexism को counter करने के लिए कि हम लोग जो हरदम जेंडर स्टीरियोटाइप्स की बात करते हैं कि ओनली विमेन कैन कुक एंड ओनली मेन कैन ड्राइव, तो ये सारे जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स है ये सब ब्रेक करने के हिसाब से जो हम लोगों ने एक एक्टिविटी ली थी, आई थिंक ड्यूरिंग मैरी पॉपिंस के, हम लोगों ने अलग अलग रोल्स रखे थे बोर्ड पे, एंड द चिल्ड्रन हैड टू कम अप एंड पुट स्टार्स कि ये जो रोल है ये सिर्फ मेन कर सकते हैं, ये जो रोल्स है ये सिर्फ विमेन कर सकते हैं। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे लोग स्टार्स पुट अप करते गए, दे समवेयर रियलाइज दैट जो लास्ट आखिरी के कुछ बच्चे थे उनको ऑलरेडी समझ में आ गया था कि ऐसा कोई काम नहीं है जो सिर्फ मेल्स कर सकते हैं, एंड ऐसा कोई काम नहीं है जो सिर्फ विमेन कर सकते हैं। तो दिस इज जेंडर सेंसिटाइजेशन। इवन दिस जो ऑनलाइन भी हम लोगों ने ये किया था, जो पिछले साल रंगोली वगैरह बनवाई थी, दैट एंड कुकिंग जो करवाते हैं, सो द एक्ट ऑफ रंगोली हैज बीन लेबल्ड एज द एक्ट फॉर विमेन, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। द सेम थिंग अबाउट कुकिंग, कुकिंग हर किसी को आना चाहिए, इट्स अ सर्वाइवल स्किल, मगर फिर भी हम लोग यही बोलते हैं कि ओनली विमेन शुड नो हाउ टू कुक। तो ये सब चीजें हम लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस ऑल्सो दीज एक्टिविटीज जो शेफ डे वगैरह करते हैं उससे भी जेंडर सेंसिटाइजेशन बढ़ता है। ओके, थैंक यू सर। 6.15 उसमें उन्होंने बोला है कि schools will be supported to preserve their traditions and alternative teaching styles। तो उसमें जो हम ऑलरेडी फॉलो करते हैं उसको मतलब रखना ही है कायम, ऐसा बोला है ना सर उन्होंने, और उसके साथ एडिशनल हमें इंक्लूड करना है। सर यू आर ऑन म्यूट। यस, हाँ, तो वही है एज यू सेड, दैट इज द कोर कंसेप्ट। उनको उनकी फिलोसफीज, उनकी पेडागोजी मतलब टीचिंग स्टाइल वैसे ही रखना है। ओके, और उनको साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा, जैसे कि उनको वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर सके, साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज और अदर सब्जेक्ट्स वो करिकुलम में इंक्लूड कर सकते हैं। और बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे एज अ लाइब्रेरी, ताकि बच्चे मतलब ज़्यादा पढ़ सके, टीचर्स के लिए भी इट इज़ हेल्पफुल। और students, in addition, students will be encouraged to participate in the state or other board exams and assessments, जैसे कि हमारे स्कूल में से अभी हुआ था। हाँ,
कुछ स्टूडेंट्स थे आद्याखत्ती वगैरह. So you're talking about the Olympiad part, right? हाँ तो सर वो भी इसी में इंक्लूड हुआ ना, अदर है ना, अदर देन स्कूल. नहीं, this is a bit different. Alternative forms of school जो है, alternative forms of school means स्कूल छोड़ के जो स्कूल जैसे एनवायरनमेंट है. सो यू हैव दिस जो जैसे अभी वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं फॉर कम्युनिकेशन, या फिर यू हैव लर्निंग लेबोरेटरीज एज दे आर कॉल्ड, के सारा मटेरियल रहता है. लाइक फॉर एग्जांपल मॉन्टेसरी एक्टिविटीज वगैरह अगर सब रेडी रखी है एंड द चिल्ड्रन कैन जस्ट कम एंड डू द एक्टिविटीज, तो दैट इज अ नेचुरल सेंस ऑफ लर्निंग. या फिर जो अल्टरनेटिव स्कूल्स है, लाइक फॉर एग्जांपल आरोही जो है बैंगलोर में, देन यू हैव व्हाट एल्स, सह्याद्री would also come in alternative schools in one way, and then you also have the Oro schools जो इंटीग्रल एजुकेशन के स्कूल्स है. तो यहाँ पर एक्सेप्ट सह्याद्री बाकी जो है जैसे मॉन्टेसरी के भी है, वॉल्डॉर्फ के भी है, तो यहाँ बोर्ड्स नहीं होते हैं, एटलीस्ट टिल द टाइम दे आर फॉलोइंग द कोर फिलोसफी. जब तक वो फिलोसफी पूरी तरह से ये नहीं करते हैं, फॉलो नहीं, सॉरी, जब तक वो पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं तब तक वहां पर बोर्ड्स नहीं फॉलो कर सकते, बिकॉज बोर्ड्स वर्क इन अ डिफरेंट मैनर एंड these alternative schools work in a different manner. This is in fact one of the things which we will be discussing in our upcoming workshop. जो 6 तारीख से workshop शुरू होने वाला है टीचर्स ट्रेनिंग का, उसमें ऑल्टरनेटिव स्कूल्स का भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. द वर्ड ऑल्टरनेटिव मीन्स उसके अलावा. सो कन्वेंशनल मीन्स जो पॉपुलर है, जो नॉर्मल है, वो स्कूलिंग, उसको छोड़ के इज ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग. सो मतलब सॉरी, उसके अलावा एडिशनल हम कुछ कर सकते हैं. नहीं, दैट्स द थिंग कि एडिशनल नहीं है, वो ऑल्टरनेटिव है, मतलब ये नहीं वो. सो कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जहां पर बोर्ड फॉलो करते ही नहीं, देयर इज नो बोर्ड. सो यू डू नॉट, अगर वहां 10th 12th वगैरह का सिस्टम है ही नहीं. सो जैसे जो आरोही है, आरोही इज अ फ्री प्रोग्रेस स्कूल काइंड ऑफ, जहां पर आपको जितना पढ़ना है, जहां तक पढ़ना है, जैसे पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं. आपको अगर चीजें बना के पढ़ना है, अगर चीजें देख के ऑब्जर्व करके पढ़ना है, पढ़ना मीन्स आई मीन स्टडी, लाइक लिटरली स्टडी, जो साइंटिफिक स्टडी होता है, या यू नो दैट काइंड ऑफ अ स्टडी. तो अगर एग्जाम्स देनी है तो जिनको देने का इंटरेस्ट है वो लोग वो एग्जाम के लिए पढ़ेंगे और वो एग्जाम्स देंगे. नहीं तो फिर आप वहां से जितना भी, मतलब 1 हफ्ता सीखो, 2 हफ्ता सीखो, या फिर 2-5 साल करो या 10 साल करो, एंड उसके बाद में आप जो करना शुरू करेंगे वो करना शुरू करेंगे. यू वोंट गेट एनी डिग्री, यू वोंट गेट एनी सर्टिफिकेट, एनीथिंग. बट यही है कि ये एजुकेशन को धीरे धीरे दुनिया एक्सेप्ट कर रही है. इवन स्कूल कंपनीज लाइक एप्पल एंड गूगल एंड ऑल, नाउअडेज दे हैव स्टार्टेड देयर ऑनलाइन स्कूलिंग. तो वो स्कूलिंग, फिर उनके इंटरव्यूज, क्वालिफिकेशंस वगैरह, धीरे धीरे वो लोग क्राइटेरिया वो छोड़ रहे हैं जहाँ पर उनको पहले डिग्री की जरूरत पड़ती थी. दैट इज गोइंग अवे ग्रेजुअली. So alternative forms of schooling are respected nowadays. नई तालीम is an example, जो वर्धा की जो स्कूल है, where the primary form of learning is farming, जहाँ पर मेन चीज जो सिखाई जाती है वो फार्मिंग है, वो एग्रीकल्चर है. एंड उसके थ्रू, मतलब जो जितना भी साइंस, मैथमेटिक्स वगैरह जो भी है, वो एग्रीकल्चर के थ्रू पढ़ाया जाता है. सो मेन फोकस A इज lot of फार्मिंग. you have visited. Yeah. Many of us have visited this school. We had taken our school children for a picnic there.
ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव स्कूल्स अब तक गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस से एकदम अलग ही थे, इसलिए ऑल्टरनेटिव बोलते हैं इनको। बट तो सर धीरे वो धीरे या एक्सेप्टेबल है, जैसे कि स्टेट बोर्ड रहता है, सीबीएसई, तो वो भी उतनी वैल्यू उनको मिलती है। हाँ, मगर उनके वैल्यू की दुनिया अलग है। लाइक द पीपल हु वैल्यू देम, दे डेफिनेटली अंडरस्टैंड के जो बोर्ड्स है वो उतनी वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो वो लोग जो पेपर के क्वालिफाइड लोग हैं उनको वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है, बट जो यहाँ के सर्टिफाइड लोग हैं उनको वो ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। सो दे आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। जो अल्टरनेटिव स्कूल वाले रहते हैं उनका सब कुछ अल्टरनेटिव रहता है आखिरी तक। So, Deepika ma'am, there are schools like the Ashram school also, which only the certificate is approved all over the world in many institutes. And besides that, all these schools also have an alternative कि 7th 8th तक 9th तक वो लोग अगर मतलब यही पढ़ रहे हैं, after that they can appear for the board exams also through the NIOS. So that they have the option कि 10th का board exam भी वो लोग दे सकते हैं, not an issue. 10th 12th, अभी 10th बंद हो जाएगा तो 12th भी NIOS से दे सकते हैं, which is an equally approved, acknowledged university. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. हाँ, सो वन इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज कि ये जो मतलब अब तक हम लोगों का जो डिस्कशन हुआ, दैट वाज ओनली टू अंडरस्टैंड के ये पॉइंट 6.15 आया क्यों है। सो 6.15 अब है क्या? नाउ दिस इज आल्सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हम लोग ये एनईपी का स्टडी कर रहे हैं, तो दिस पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो पॉइंट ये है कि ये जो अल्टरनेटिव स्कूल्स थे, जो अल्टरनेटिव थे मतलब उनकी लाइन ही अलग थी। कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट नहीं, डिग्री नहीं, कुछ नहीं। तो वो धीरे धीरे गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि इन लोगों को भी चांस मिलना चाहिए एंड एक्सेप्टेबिलिटी मिलनी चाहिए और रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। एंड one of the reasons why this is happening is because जो CBSE की चेयरपर्सन है अनीता करवाल, she was actively involved in creating this, and I think her own child is studying in an alternative school, if I remember correctly during one of her sessions she mentioned that. तो CBSE की जो हेड है वो खुद ही अपने बच्चे को अल्टरनेटिव स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये कभी ना कभी तो आना ही था कि ऐसे स्कूल्स भी बोर्ड ने रिकॉग्नाइज करने चाहिए। तो उनके लिए बहुत सारे पॉइंट्स है रिकॉग्निशन के लिए। वो या तो कुछ सब्जेक्ट्स ले सकते हैं जो बोर्ड वाले हैं, या फिर वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू NIOS, या फिर किसी तरह का कनेक्ट बना सकते हैं between their schooling and between the alternative schooling and the conventional schooling. तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस दिए जाएंगे जहां से वो जिससे उनको पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिलेगा, लाइक वी आर बोर्ड सर्टिफाइड या वी डू हैव सो एंड सो रिकॉग्निशन फ्रॉम द बोर्ड एंड सो ऑल। सो अगर बोर्ड ऐसे स्कूल्स को रिकॉग्नाइज करती है तो ऑटोमेटिकली उनको उस तरह का बढ़ावा भी मिलेगा एंड एक्सेप्टेंस भी मिलेगा। Yes. Should I move ahead, sir? Yes. Okay. 6.16. According to SEDGS and all the policies, उनके अनुसार ये बोला गया है कि स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, और स्पेशली जो डिफरेंस रहता है कास्टिज्म का SC और ST के बीच में, तो उसके मतलब वो कास्ट के हिसाब से वो बच्चों को जज करते हैं कि ये कास्ट का बच्चा है तो उसको
लो प्रायोरिटी मिलेगी, और ये कास्ट का है तो उसको सुपेरियर रखा जाएगा। तो वो डिफरेंस हटाया जाएगा और स्पेशल हॉस्टल्स वगैरह दिए जाएंगे बच्चों के लिए, जो मतलब जो सर एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन है। और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, जो बच्चे डिजर्व करते हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप्स भी मिल जाएगी, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा ताकि उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता रहे और उनकी भी ग्रोथ होती रहे। यस, दैट्स इट, वही है। Okay. 6.17. Secondary and higher secondary schools will be guided to open the NCC wings for the students to support with the support of the Ministry of Defense. सर NCC वही जिससे कि बच्चे कुछ तैयार किए जाएंगे ताकि वो देश के लिए आर्मी वगैरह में जा पाए, वही है ना? सो नेवी वगैरह में, एयरफोर्स। बाकी स्कूल बाकी कंट्रीज में, मतलब कुछ कुछ कंट्रीज में लाइक इजराइल एंड आई थिंक जर्मनी आल्सो, एंड डेफिनेटली यूएस। नहीं, यूएस का आई एम नॉट वेरी श्योर। इजराइल में तो है, दिस मच आई एम 100% श्योर। जर्मनी में शायद है। साउथ कोरिया आल्सो। साउथ Korea. कोरिया, ओके। हाँ. So in some countries it is compulsory to serve at least a little bit of time in the army, in the military, in some aspect of the country which is related to protection and security. तो पुलिस फोर्स में या फिर मिलिट्री में या फिर things like that, नेवी में, something or the other. And the countries that I mentioned, जो यूएस हो गया, जर्मनी हो गया, तो यहाँ दे हैव समथिंग कॉल्ड कंस्क्रिप्शन। कंस्क्रिप्शन इज बेसिकली एक रूल जिसमें पहले के जमाने में बहुत ज्यादा होता था, अभी तो ऑब्वियसली बहुत कम होता है, कि इफ योर कंट्री गोज टू वॉर, जैसे आप अगर यूएस सिटीजन हैं एंड आपकी कंट्री मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने अगर ठान लिया है कि मुझे ये कंट्री के अगेंस्ट में वॉर करना है, सो एवरी सिटीजन, एवरी एबल बॉडीड सिटीजन, एबल बॉडीड मतलब हाथ पाव सही सलामत है, ऐसे जितने भी लोग हैं, दे आर योर सोल्जर्स। मतलब बेसिकली आपकी सारी फिट पॉपुलेशन आपकी आर्मी है, आपकी मिलिट्री है। सो दिस इज कंस्क्रिप्शन। तो कुछ कंट्रीज में ऐसा है, एंड हम लोगों के यहाँ पे इट इज गिवन as an initiative, as an what is the correct word for it? Elective, yes, as an elective। मतलब आपको अगर एनसीसी ज्वाइन करना है, एमसीसी ज्वाइन करना है, स्काउट्स ज्वाइन करना है, तो आप कर सकते हैं। तो इसमें धीरे धीरे उनको एनकरेजमेंट देने वाले हैं कि अपने करना चाहिए। अब तक ऐसा मूड में रहता है कि सम लाइक होली क्रॉस एंड नैनमाता हैव इट, बट वेरी फ्यू अदर स्कूल्स हैव इट। लाइक इफ यू चेक मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स, तो प्राइवेट स्कूल्स में नहीं होता है, एनसीसी रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, एंड इसमें ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज भी इंक्लूड होने चाहिए। तो इससे जो एम है गवर्नमेंट का कि वेरियस टैलेंट्स एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसेस शुड बी टैप्ड। मतलब लोगों को अपना पोटेंशियल समझ में आना चाहिए, अपनी स्पेशलिटी समझ में आनी चाहिए। सो एक हिसाब से ये भी उसका पार्ट है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी स्पेशलिटी सिर्फ यही है कि टेंशन जितना भी हो, प्रेशर जितना भी हो, मगर दिमाग एकदम कूल रहेगा, एकदम ठंडा रहेगा। So these kind of people are very necessary in the military, especially for strategy and all that. तो डिफेंस में अगर उनको चांस मिल गया बिकॉज ऑफ देयर एनसीसी रिकॉर्ड, अगर उन्होंने स्कूल टाइम में एनसीसी किया है और उनकी ये कैपेबिलिटी ऑब्जर्व की है, प्रोफाइल हो गई है, तो जब वो मिलिट्री ज्वाइन करेंगे तो दे विल बी इमीडिएटली पुट इन द राइट प्लेस। तो ये आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। एक देयर इज वन Russian movie called The Man Who Saved the World. So
ये मूवी आप देख सके तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज इट कम्प्लीटली चेंजेस द वे यू थिंक थिंग्स. तो द होल मूवी इज बेस्ड ऑन वन पर्सन, वन मैन, एंड उसकी पूरी बायोग्राफी, एंड दे हैव एक्चुअली शोन हिम, उसकी पूरी लाइफ बताई है. उसने सिर्फ यही किया कि जब वो रशियन न्यूक्लियर जो फैसिलिटी था वहाँ पर काम कर रहा था, एंड वहाँ के जो लोग मॉनिटर कर रहे थे, दे हैव समथिंग कॉल्ड आई थिंक इन लाइक लोकल टर्म्स इट इज कॉल्ड अ डेड मैन स्विच. डेड मैन स्विच मतलब अगर कोई मरते मरते जा रहा है तो वो हर किसी को साथ में लेके जाएगा. सो ज्यादातर कंट्रीज का ऐसा है कि देयर न्यूक्लियर वेपन्स आर डिजाइंड टू लॉन्च इफ दे आर अटैक. मतलब अगर इंडिया में किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स लॉन्च किए सॉरी, इंडिया के अगेंस्ट में किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स लॉन्च किए, तो इमीडिएटली इंडिया के न्यूक्लियर बॉम्ब्स लॉन्च हो जाएंगे अपने आप. तो वो वाली जो फैसिलिटी थी रशिया की, तो वहां पर कोई कंप्यूटर में गड़बड़ी हो गई थी, जो उनको पता नहीं था कि ये कंप्यूटर में गड़बड़ी है. उनको ऐसा लग रहा था कि सच में किसी ने अटैक किया है. तो 1 मिसाइल, 2 मिसाइल, 3 मिसाइल, 4 मिसाइल, 5 मिसाइल, ऐसे कुछ तो भी 5 मिसाइल यूएस ने लॉन्च किए हैं रशिया के अगेंस्ट में, ऐसा उनको स्क्रीन पे दिख रहा था, विथ ट्रेजेक्टरी एंड एवरीथिंग. द ओनली डिसीजन दैट दिस फेलो डिड वाज ही सेड कि नहीं, वी विल नॉट लॉन्च. अगर ये बॉम्ब सही है नहीं है हम लोग को डिटेक्ट नहीं करते आ रहा है. उन्होंने सोनार ट्राई किया, रेडार ट्राई किया, ऑल टाइप्स ऑफ एनालिसिस दे ट्राइड, बट द ओनली थिंग दैट ही डिसाइडेड कि अगर यूएस ने लॉन्च किया भी होगा, हम लोगों के तो डिटेक्शन में नहीं आ रहा है, मगर अगर किया भी होगा तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव द ऑर्डर टू लॉन्च आर न्यूक्लियर वेपन्स. रशिया के वेपन्स लॉन्च नहीं होंगे. बस इतना ही डिसीजन लिया उसने. And that cool-headed thing saved the world. It's as simple as that. बहुत सारे लोगों को ये बहुत सालों तक पता नहीं थी बात, बट देन जब वो बात पता चली तो दैट पर्सन वाज कॉल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड. उसको बहुत सारे कंट्रीज में फेलिसिटेट किया है कि वी आर वेरी थैंकफुल कि हम लोग आपके वजह से जिंदा है. फ्रॉम एक्टर्स टू पॉलिटिशियंस टू एवरीवन. तो ये सब चीजें इन सब फैसिलिटीज के वजह से समझ में आती है. when you have things like NCC, when you have things like, otherwise ऐसे तनाव, this what do you say, pressure बाकी कहीं नहीं आता है ना. स्पोर्ट्स में आता है और एनसीसी में आता है, that's it. So that is why they are saying कि these kind of things are necessary for schools to follow or schools to adopt. Yeah, we can do 6.1 now. And yes, Bharat sir. Sir, can I add any point? Yeah. Yes. नेशनल लेवल अगर एनसीसी जहाँ पर नहीं है तो हमारे टाइम एमसीसी रहता था. एनसीसी इज नेशनल कैडेट कॉर्प्स and MCC is Maharashtra Cadet Corps. And those who are not selected for NCC or MCC, so they need to choose Scout Guide. तो वहाँ पर भी कैंप्स वगैरह रहते हैं और सर्वाइवल स्किल्स और ट्रेनिंग कैंप्स रहते हैं वहाँ पर. सो दैट इज ऑल्सो गुड इनिशिएटिव. और एक हिंदी मूवी आई थी नाना पाटेकर की, प्रहार करके. तो in that movie he was a military officer and one of the एक केस में कोर्ट में केस चलता रहता है. तो वो उस टाइम बताते हैं कि बहुत सारे देशों में ये चल रहा है कि सिटीजन्स को मिलिट्री ट्रेनिंग मिल रही है, तो व्हाई डोंट वी डू इन आवर कंट्री. क्योंकि हम लोगों को जो आज़ादी मिली है वो बहुत सस्ते में मिली है ऐसा लग रहा है. हमको आज़ादी जो मिली है उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, इसके कारण हम बहुत हल्के में लेते हैं देश को. तो उन्होंने वो मूवी में वो पॉइंट उठाया था. दिस इज देयर. फिर बाद में हम लोग जो ये भी देख रहे हैं कि ओवर सेंसिटिविटी दिखाई देती है लोगों में कि यू नो पीपल स्टार्ट गेट रिएक्टिंग ओवर द टाइनीएस्ट ऑफ थिंग्स. छोटे छोटे चीज़ों में भी रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं. तो
this is मतलब this if it would have been a regular thing since generations, तो वो आज बैलेंस्ड रहता. बट देन ग्रेजुअली ये सब चीजों पे से इम्पोर्टेंस हटते जा रहा है. ग्रेजुअली एवरीथिंग इज टर्निंग टुवर्ड्स मार्क्स एंड रैंकिंग एंड सो ऑन. तो इसलिए धीरे धीरे ये सब कैपेबिलिटीज हम लोगों को अगले जनरेशन्स में कम दिखती है. एंड इट्स necessary to keep this balance. Now also think about it like this कि अभी जो current world है, it is a connected world, what we refer to as a connected world. Everything is based on internet. लोग के smart homes होते हैं, light, fan, सब everything can be turned off using the mobile, turned on using the mobile. You can control your refrigerator with your mobile. यहाँ से मैसेज भेज दिया, जब तक आप घर पहुंचते हो तो रेफ्रिजरेटर के सामने एक ग्लास भर के बर्फ और उसमें पानी तैयार रहता है. सो ये सब चीजें ऑटोमेटिक होते जा रही है. एट द सेम टाइम द नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन कोडिंग, द नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन हैकिंग, द नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन क्रैकिंग आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो धीरे धीरे अगर ये स्किल सेट भी बढ़ते जा रहा है, तो how difficult is it for somebody to hack your system and जो सिग्नल्स है, जो रोड के सिग्नल्स है, ट्रैफिक सिग्नल्स है, उसको उस तरह से प्रोग्राम करना कि हर घंटे में कम से कम 5 गाड़ियों का क्रैश होना ही चाहिए. सो मतलब यू नो दिस थिंग्स आर पॉसिबल, एंड इसको अगर रोकना है तो then the only way to do that is shut off the internet. And जैसे internet shut off हुआ, तो then everything will go back to how it was 15-20 years ago, where you had to talk to people, where you had to communicate through radio frequencies, where you had to communicate through signals, Morse codes, telegrams, telegraphs, all these things. And आपको क्या खाना, कहाँ खाना मिल रहा है, क्या स्टॉक है, ऑल दीज थिंग्स आपको जाके फाइंड आउट करना पड़ता था फिजिकली. तो उसका एक सिग्नल सिस्टम अलग रहता था. हम लोग वी यूज्ड टू सी दैट दिस इन जो विवेकानंद कॉलोनी में जो बाजू का जो घर है, गोखले अंकल का घर, वी यूज्ड टू सी इन देयर बिल्डिंग आल्सो व्हेन द garbage person would come. At that time there was a very simple system. जो ऊपर के फ्लोर में जो ओल्ड कपल रहते थे, एकदम ऊपर के फ्लोर में, वो लोग एक उनका जो डस्टबिन है उसको रस्सी बांधी हुई रहती थी. तो वो रस्सी से उसको लोअर करते थे, यहाँ पर वो डस्टबिन खाली करते थे एंड वापस वो रस्सी खींच लेते थे. द सेम थिंग इफ यू गो इन एन ऑटोमेटेड वर्ल्ड, आपका कचरा भी एक छोटे से बॉक्स में आपको सिर्फ डाल देना पड़ता है, एंड इट वुड बी रिसाइकल्ड एंड एवरीथिंग, सब बाय इटसेल्फ, सेग्रीगेटेड एंड एवरीथिंग. तो जिस जनरेशन को उसकी आदत पड़ गई है, वो जनरेशन को ये क्लिक भी नहीं होगा कि अरे आई कैन डू दिस, आई कैन जस्ट फिजिकली लोअर माय डस्टबिन एंड आई कैन हैव अ डस्टबिन. पहली बात तो और आई नीड टू सेग्रीगेट माय वेस्ट इनटू रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल, बायोडिग्रेडेबल. तो ये सब चीजें आगे के जनरेशंस को समझ में भी नहीं आएगी अगर ये सब चीजें ऑटोमेटिक होते गई. सो ऑल दीज थिंग्स आर लाइफ स्किल्स, ऑल दीज थिंग्स आर सर्वाइवल स्किल्स. तो ये सब बहुत जरूरी है. तो आई थिंक next point we can pick up day after tomorrow, and we can continue from there. If anybody has any questions, additions, we have a few minutes. Actually, we can take 6.18 also. It's not that difficult. Yes, sir. तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि स्कॉलरशिप और स्कीम्स जो भी दिए जाएंगे डिजर्विंग बच्चों को,
उसके लिए वन विंडो सिस्टम विल बी ऑपरेटेड, ताकि जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनसे मतलब जस्टिस ही हो, उनसे कोई बीच वाला उसको इधर उधर ना कर दे, उनसे फेयर ट्रीट किया जाएगा, एक ही सिस्टम के दौरान उनको दिया जाएगा वो स्कीम। ओके, तो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट कि अब से जो भी स्कॉलरशिप्स और अपॉर्चुनिटीज दिए जा रहे हैं वो सिर्फ एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया से देखे जाएंगे एंड उसी हिसाब से मिलेंगे, तो उसमें कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं है कि सीएम के रिकमेंडेशन के से कुछ स्पेशल मिल गया या फिर ऐसे साइड ट्रैक्स और साइड चैनल्स नहीं है कहीं। All right, so we are done for today, and if you have any questions, we can check on them, or we can continue day after tomorrow. All right, thank you, Deepika ma'am. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye, everyone. Bye everyone.